बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पिछली क्लासेस के अंदर बेटा हम लॉ ऑफ सप्लाई एंड अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई डिस्कस कर चुके थे और उसमें कुछ अदर फैक्टर्स थे जो हम उसको डिस्कस कर चुके थे। वो अदर फैक्टर्स कौन कौन से थे? उसमें कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल था, उसमें कॉस्ट ऑफ लेबर था, उसमें प्राइसेस ऑफ सब्सटीट्यूट इन प्रोडक्शन था, उसमें प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्शन था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल था, टेक्नोलॉजी था, गवर्नमेंट ड्यूटीज एंड टैक्सेस था, सब्सिडीज था और वेदर और क्लाइमेट कंडीशन था। ये सारे अदर फैक्टर्स है। तो अब अगर इन अदर फैक्टर्स में चेंज आएगा जिनको हम कांस्टेंट मान रहे हैं, अगर ये फैक्टर्स कांस्टेंट ना रहे तो इन फैक्टर्स का असर दिखेगा हमें सप्लाई कर्व पर। जिस तरह डिमांड कर्व पर हमने असर देखा था इन फैक्टर्स का, अदर फैक्टर्स का। तो फिर याद रखिएगा, एक बात बार बार बोल रहा हूं, जब हम डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम में हमें प्राइमरी फैक्टर दिख रहा होता है और वो प्राइमरी फैक्टर क्या है? प्राइस। डायग्राम बनाते वक्त प्राइस का क्वांटिटी सप्लाइड के साथ रिलेशनशिप शो किया जाएगा, लेकिन अगर अदर फैक्टर्स शो होंगे तो अदर फैक्टर्स हमें डायग्राम में कहीं नहीं दिखेंगे। अदर फैक्टर्स का इंपैक्ट डायग्राम में दिखेगा और वो इंपैक्ट क्या है? शिफ्ट इन सप्लाई। जिस तरह इससे पहले वो इंपैक्ट शिफ्ट इन डिमांड था। ठीक है जी। तो आज का टॉपिक हम शिफ्ट इन सप्लाई से शुरू कर रहे हैं, बात आगे बढ़ाते हैं और हमें यहाँ से स्पीड इसकी बढ़ानी है पढ़ने की इंशाल्लाह। तो चीजें अभी रमजान की वजह से या कुछ कल की जो क्लास थी वो भी एक कॉल की वजह से क्या होगी रह गई थी, एक जरूरी कॉल आ गई थी मेरे पास, तो काफी एक्सटेंड हो गई थी। खैर, तो बहरहाल तो इसको ऑब्वियसली हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे, चीजें लेके चलेंगे, उसकी फिक्र ना करें आप। तो ये खुद ब खुद, लेकिन बेस एक दफा अच्छी बन जाए, देखें बेस अच्छी बन जाए, किसी भी चीज की बेस मजबूत बन जाए ना तो ऑटोमेटिक चीजें तेज चलती हैं। फिर ये है कि आप आगे लापरवाही ना करें, आप आगे होमवर्क ऐसा ना हो कि ना कर रहे हो। तो अगर आप जो जो गाइडलाइन आपको दी गई है उस पर आप प्रॉपर अमल करें तो चीजें खुद ब खुद आगे मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो बहरहाल, तो कल की क्लास जो लास्ट क्लास थी हमारी इकोनॉमिक्स की, उसमें जो आखिरी के दो फैक्टर्स थे वो डिस्कस करना बाकी थे। अच्छा, एक फैक्टर था सब्सिडी। शिफ्ट इन सप्लाई पे आने से पहले मैं उन दो फैक्टर्स को एक्सप्लेन कर दूं। सब्सिडी, सब्सिडी क्या होती है बेटा? मराआत। हुकूमत की तरफ से क्या मिलती है? सब्सिडी मिलती है। आप सुन रहे होंगे कि कोरोना वायरस आ गया है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अवाम के इलेक्ट्रिसिटी के बिल माफ कर दे। ऐसा कुछ सुनने को मिला, अवाम के बिजली के बिल माफ कर दे। तो ये बिल मुझ पे ड्यू तो है, लेकिन अगर गवर्नमेंट मेरा बिल माफ कर देती है तो ये असल में माफ नहीं हो रहा। हो ये रहा है कि इसकी पेमेंट गवर्नमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसको कर देगी? हेस्को को। यानी वो बिल मुझसे चार्ज नहीं होगा, बल्कि वो बिल जो है वो गवर्नमेंट के खजाने से चार्ज हो जाएगा। तो गवर्नमेंट आपके बिहाफ पे कोई पेमेंट कर दे या गवर्नमेंट आपकी पेमेंट को सपोर्ट कर दे, इस चीज का नाम क्या होता है? सब्सिडी। तो बजाहिर एक चीज आपको सस्ती मिल रही है, लेकिन जितने अमाउंट से आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है वो अमाउंट असल में गवर्नमेंट बेयर कर रही है। इस चीज को बोलते हैं सब्सिडी। समझ रहे हैं बात को? तो अगर आपकी नॉलेज में हो कोई सब्सिडी, मैं आपको आपकी नॉलेज के हिसाब से एक्सप्लेन करना चाहता हूं। देखें, जब 2008 में पाकिस्तान में जमहूरियत आ गई वापस, परवेज मुशर्रफ के जो एंड हुआ और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई, उसके बाद हमारे मुल्क में जमहूरियत रवा दवा हो गई, है ना, जिसके असरात हम आज भी देख रहे हैं। तो वो जमहूरियत हमारे मुल्क में आ गई और वो आने से क्या हुआ? हुकूमत बनी। तो मरकज, मरकज मतलब फेडरल, वफाक, वफाक में हुकूमत बनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। ठीक है, और सिंध में भी उनकी हुकूमत बन गई थी 2008 में। और पंजाब में हुकूमत किसकी बनी? नून लीग की, जो कि 2008 से 2013 तक का टेन्योर था। ये फर्स्ट टेन्योर था। बेटा अभी भुट्टो के जिंदा होने की बात नहीं कर रहा, बात समझो बेटा सैफ। अच्छा जी, तो जब पंजाब, क्योंकि पंजाब हुकूमत नून लीग ने बनाई थी, फेडरल गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की थी और सिंध गवर्नमेंट भी उन्हीं की थी,
तो शहबाज शरीफ तो वैसे ही क्या करते हैं आप जानते हैं, दूसरों से अलग दिखना चाहते हैं, अलग अलग किस्म के काम करना चाहते हैं। तो उन्होंने आते ही क्या किया, अपनी फर्स्ट टेन्योर के अंदर एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम था सस्ती रोटी स्कीम। तो तंदूर पर रोटी 2 रुपए की, तंदूर पर रोटी 2 रुपए की। जवाब दें, सुना ऐसा कुछ आपने? किसी को याद है आप में से? 2008 की बात कर रहा हूं, तो मैं आपको मतलब 12 साल या 10 साल कम से कम पीछे लेके जा रहा हूं। अच्छा जी, उस वक्त तंदूर पर रोटी कितने की थी बेटा? 6 रुपए की। लेकिन पंजाब हुकूमत ने कहा कि ये रोटी कितने की मिलनी चाहिए? 2 रुपए की। तो अब हम क्या बोलेंगे कि 6 रुपए की रोटी आवाम को कितने की मिल रही है? 2 रुपए की। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस रोटी पर गवर्नमेंट की तरफ से आवाम को क्या मिली? सब्सिडी मिली। कितने की सब्सिडी मिली? 4 रुपए की। तो सब्सिडी मिलने से फायदा किसको हुआ? आवाम नहीं बोले ना, अब इकोनॉमिक्स के लिहाज से कंज्यूमर्स बोले या प्रोड्यूसर्स बोले? रोटी खरीदने वाले को फायदा हुआ या रोटी बेचने वाले को फायदा हुआ? जवाब दें। रोटी खरीदने वाले को फायदा हुआ। क्या बेचने वाले को फायदा नहीं हुआ? जवाब दें। क्या बेचने वाले को फायदा नहीं हुआ? भाई बेचने वाले को भी फायदा हुआ। क्यों? इस तरह समझे, एक आम आदमी की जबान में समझे कि बेचने वाले को 2 रुपए मिल रहे हैं आवाम से, 2 रुपए मिल रहे हैं आवाम से, 4 रुपए मिल रहे हैं गवर्नमेंट से। एक आम आदमी की जबान में बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है लेकिन जनरली ऐसा समझ लें आप। 2 रुपए मिले किससे? आवाम से। 4 रुपए मिले किससे? गवर्नमेंट से। उसकी रोटी तो 6 रुपए की बिकी ना बेटा। और लोगों ने अब पहले से ज्यादा रोटियां खाना शुरू कर दी, उसका कारोबार तो और बढ़ गया। तो क्या हुआ? सब्सिडीज मिलने से क्या हुआ? सप्लायर की विलिंगनेस और एबिलिटी में क्या हो गया बेटा? इजाफा हो गया, ये कमी आ गई? इजाफा हो गया। ठीक है, ये 12,000 सब्सिडी नहीं है, 12,000 कुछ और चीज है बेटा। एहसास प्रोग्राम, इसको हम ट्रांसफर पेमेंट बोलते हैं, इसका तस्करा कहीं और सुनने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है आप लोग? अच्छा, सब्सिडी से गवर्नमेंट को क्या फायदा है बेटा? गवर्नमेंट क्या, अब देखो शाहजेब आपने सवाल तो कर लिया, लेकिन मैं आपसे एक काउंटर क्वेश्चन करता हूं कि गवर्नमेंट कोई प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है? गवर्नमेंट को कोई प्रॉफिट कमाना है बेटा? या गवर्नमेंट को सोशल वेलफेयर देखना है? आवाम की भलाई करनी है, गवर्नमेंट ने मुनाफे कमाना है बेटा? तो गवर्नमेंट को यह फायदा है कि सब्सिडी देने से कोई शख्स भूखा नहीं सोएगा, उसकी सोसाइटी जो है उसमें सबके पेट भरे होंगे। जब सबके पेट भरे होंगे तो क्राइम कम होगा, जुर्म कम होंगे, खुदकुशियां कम होंगी, खुशहाली आएगी। फायदे तो है ना बेटा? ये नहीं है। तो गवर्नमेंट डायरेक्ट अपना कोई फायदा थोड़ी देखती है, गवर्नमेंट तो आवाम, ये जो गवर्नमेंट फलाई गवर्नमेंट होती है वो क्या देखती है? आवाम का फायदा देखती है। अच्छा, अब प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो रहा कि तंदूर वाले ने 10 रोटियां बेची हैं 2 रुपए के हिसाब से, तो उसने 20 रुपए जनरेट किए, बाकी 4 रुपए यानी 40, क्या कहते हैं, बाकी 40 रुपए वो गवर्नमेंट से वसूल करेगा। ऐसा नहीं है प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली ये कि गवर्नमेंट क्या कर देगी, उसको सस्ता आटा प्रोवाइड कर देगी ताकि वो 2 रुपए के हिसाब से रोटी बेच सके। ठीक है ना? तो वो एडजस्टमेंट किस में कर देगी? आटे में कर देगी गवर्नमेंट। तो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता कि होटल वाला जो है वो 2 रुपए की रोटी बेचे और फिर वो हिसाब बनाए कि कितनी रोटियां मैंने बेची और पर रोटी मैंने 4 रुपए गवर्नमेंट से वसूल करने हैं। तो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। जनरली समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है।
एक आम आदमी की जबान में बात करेंगे तो ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इसका मुख्तलिफ है। सब्सिडीज जो दी जाती है ना, वो रॉ मटेरियल की मद में दी जाती है। जैसे अगर आप अपने घरों के अंदर अपने हैस्को के बिल निकाल लें, या के इलेक्ट्रिक के बिल निकाल लें, या लेस्को के बिल निकाल लें, लाहौर इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई कंपनी, तो उन तमाम बिल्स में आपको क्या मिलेगा, जो आपका यूनिट रेट है ना, यूनिट रेट इलेक्ट्रिसिटी, अगर एक यूनिट जो है 12 रुपए का है, तो 12 में से 5 रुपए आपको माइनस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यानी इलेक्ट्रिसिटी का रेट 12 रुपए है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से आपको 5 रुपए क्या मिल रही है, सब्सिडी मिल रही है। ये सब्सिडी बढ़ती और कम होती रहती है, ठीक है ना। तो यानी कि वैसे तो कमर्शियल वो जो रेट है वो 12 रुपए का एक यूनिट है, लेकिन वो आपको कितने का पड़ रहा है, 5 रुपए की सब्सिडी मिलने के बाद 7 रुपए का। इसका मतलब ये हुआ कि 5 रुपए हैस्को ने वसूल करने हैं किससे, गवर्नमेंट से। अब गवर्नमेंट हैस्को को ये 5 रुपए ऐसे नहीं पे करेगी, गवर्नमेंट उसको फ्यूल एडजस्टमेंट में एडजस्ट कर देगी। मतलब जो हैस्को का बिल बनेगा, जो हैस्को की इलेक्ट्रिसिटी खरीदने की कॉस्ट होगी, जो हैस्को ने कहीं आगे पेमेंट करनी होगी, उसमें से वो एडजस्टमेंट हो जाएगी, जितनी सब्सिडी हैस्को ने प्रोवाइड की होगी गवर्नमेंट के कहने पर। खैर, तो मैं भी इसके प्रैक्टिकल यानी ये परफॉर्म कैसे होगी, एडजस्टमेंट कैसे होगी, ये बात नहीं करनी। हमें तो खाली ये सीखना है कि यार सब्सिडी मिलने से सप्लायर की विलिंगनेस और एबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? जवाब दीजिए। कंज्यूमर की तो बढ़ेगी बढ़ेगी ऑब्वियसली, सप्लायर की विलिंगनेस और एबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। तो सर सब्सिडी को आपने कंज्यूमर में लॉ ऑफ डिमांड में डिस्कस क्यों नहीं किया? तो बेटा सब्सिडी मिलने से क्या होगा, प्राइस में कमी आएगी ना। तो कंज्यूमर के लिए तो प्राइस की कमी है बस, वो तो लॉ ऑफ डिमांड में वैसे दिखती है हमें, इसलिए मैंने सब्सिडी को अलग से कंज्यूमर के लिए डिस्कस नहीं किया। हाँ, लेकिन मैं सब्सिडी को डिस्कस किसके लिए कर रहा हूँ, प्रोड्यूसर के लिए, सेलर के लिए, सप्लायर के लिए, फर्म्स के लिए। और अगर गवर्नमेंट ये सब्सिडी विड्रॉ कर ले, तो अगर गवर्नमेंट ये सब्सिडी विड्रॉ कर ले तो फिर क्या होगा, सप्लायर की विलिंगनेस और एबिलिटी में क्या हो जाएगी, कमी वाकई हो जाएगी। तो सब्सिडी का अवेलेबल होने में और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो जितनी सब्सिडी अवेलेबल होगी उतनी सप्लायर की विलिंगनेस और एबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और अगर सब्सिडी विड्रॉ होगी तो सप्लायर की विलिंगनेस और एबिलिटी में क्या आएगी, कमी वाकई होगी। ओके जी, ये बात उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अब लास्ट पॉइंट क्या बचा हमारे पास, जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, वो क्या था, वेदर कंडीशन, क्लाइमेट कंडीशन, ऐसे ही। ऐसे ही ना। अच्छा, अब बड़ी सिंपल सी बात है यार, ये बड़ी देखो बड़ा सिंपल सा मामला है। ये बताओ, पेप्सी बतौर कंपनी क्या है, कंज्यूमर है, सप्लायर है? सेलर है, फर्म मतलब या बायर है, सेलर है, अपनी प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहा है ना, तो उसको आप कहां फॉल करवाओगे, सप्लायर की कैटेगरी में फॉल कराओगे। ठीक है जी। अब ये बताओ, गर्मियों के मौसम में पेप्सी की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? गर्मियों के मौसम में पेप्सी की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, और सर्दियों के मौसम में पेप्सी की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, सप्लाई एडजस्ट होती रहती है वेदर कंडीशन के हिसाब से। क्या ख्याल है? मुझे सूप वाला सर्दियों में क्यों दिखता है, क्योंकि सर्दियों में उसकी डिमांड होती है, लोग खरीदने वाले होते हैं, तो लोग सप्लाई करने वाले भी होते हैं। तो इसका मतलब सप्लाई डिपेंड करती है डिमांड के ऊपर, सप्लाई डिपेंड करती है डिमांड के ऊपर। डिमांड होगी तो हम सप्लाई करेंगे ना।
इसका मतलब ये वेदर कंडीशंस डिमांड चेंज करते हैं, और डिमांड चेंज होने से सप्लायर क्या करते हैं, अपनी सप्लाई को एडजस्ट करते हैं। तो अगर गर्मियों का मौसम है, कोल्ड ड्रिंक्स की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी। सर्दियों का मौसम है, ऑटोमेटिक उस सप्लाई में क्या वाकया हो जाएगी, कमी वाकया हो जाएगी। ये तमाम बातें आपकी ऑब्जर्वेशन से गुजरनी चाहिए। क्या ख्याल है? अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपने स्टडी टेक्स्ट से अदर फैक्टर्स पढ़े थे, डिमांड वाले सारे? स्टडी टेक्स्ट का स्टाइल थोड़ा मुख्तलिफ है और वो अच्छा स्टाइल है, लेकिन मैं उस स्टाइल को फिल वक्त डिस्कस नहीं कर रहा। वो स्टाइल क्या है, फैक्टर का सब फैक्टर लिखा हुआ है वहां पर। जैसे वहां पे लिखा हुआ है कंज्यूमर्स इनकम, तो कंज्यूमर इनकम में सब्सिडी लिखा दिखा दी, क्या सॉरी, कंज्यूमर इनकम में टैक्सेस बता दिए। अब वो फैक्टर बता रहा है, फिर फैक्टर के साथ सब फैक्टर भी बता रहा है, अगर आपने रीड किया हो स्टडी टेक्स्ट को। जवाब दें। अच्छा, वो सब फैक्टर हम ऑटोमेटिक डिस्कस कर लेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में आकर। यकीन मानिए कि माइक्रो और मैक्रो के टॉपिक्स बहुत हद तक आपस में मैच कर जाएंगे, बस उनको अप्लाई करने का स्केल मुख्तलिफ होगा। माइक्रो में हम उनको अप्लाई कर रहे होंगे इंडिविजुअल कंज्यूमर पर, इंडिविजुअल सप्लायर पर, लेकिन मैक्रो में उन्हीं चीजों को हम अप्लाई कर रहे होंगे पूरी इकोनॉमीज के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, स्टेट्स के ऊपर, रियासत, स्टेट। तो जहां आपने डिमांड वाले टॉपिक के अदर फैक्टर्स में ये तमाम बातें पढ़ी होंगी, वहां पे आपने ये कंज्यूमर प्रेफरेंसेस भी पढ़े होंगे। और फिर नीचे लिखा कि कंज्यूमर प्रेफरेंस को कौन मुतासर करता है, वेदर कंडीशन मुतासर करती है। सब फैक्टर बना के लिख दिया उसको। फैक्टर लिखा कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, और फिर लिखा, क्या लिखा, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को या कंज्यूमर चॉइसेस को कौन सी चीजें मुतासर करती हैं। नीचे लिख दिया क्लाइमेट कंडीशन मुतासर करती है, जवाब दें भाई। फैशन मुतासर करता है, जवाब दें। टेस्ट मुतासर कर सकता है, जवाब दें। और एक चौथी चीज लिखी हुई है, एडवर्टाइजमेंट लिखी हुई। एडवर्टाइजमेंट लिखी हुई थी। बाज दफा एडवर्टाइजमेंट आपकी चॉइसेस, मतलब बाज दफा एडवर्टाइजमेंट आपकी तरजीहात बदल देती है बेटा। बाज एडवर्टाइजमेंट कंपेन इतनी स्ट्रांग होती हैं कि जिनकी वजह से आपकी तरजीहात बदल जाती है। वो बचपन में कमांडर सेफगार्ड जो आया, उसने क्या किया, आप पर जादू कर दिया। भाई आया था कमांडर सेफगार्ड आपके स्कूल में? कमांडर सेफगार्ड आपके स्कूल में आया था बेटा? तो अगर कमांडर सेफगार्ड आपके स्कूल में आया था, तो स्कूल में आने के बाद, घर जाने के बाद क्या हुआ? घर में जो साबुन था वो चेंज हुआ कि नहीं हुआ? और सब घर वालों को आपने मजबूर कर दिया कि नहीं भाई, सेफगार्ड इस्तेमाल करना। तकरीबन ना, तकरीबन ऐसे ही। तो क्या था बेटा, वो एडवर्टाइजमेंट कंपेन थी, और उस एडवर्टाइजमेंट कंपेन ने क्या किया था, आपकी तरजीहात को बदल दिया था। क्या ख्याल है, बदला था कि नहीं बदला था? तो कुछ कंपेन्स इतनी स्ट्रांग होती हैं कि आपकी तरजीहात ही बदल जाती है। अच्छा जी, अब क्या हुआ, ये घर जगह जगह कंपेन जब चलाई गई, स्कूल स्कूल, इससे सेफगार्ड की डिमांड में क्या हुआ? इससे सेफगार्ड की डिमांड में क्या हुआ, इजाफा हुआ। तो यार इस डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई भी तो लानी पड़ेगी ना मार्केट में, अब प्रोडक्शन भी तो बढ़ानी पड़ेगी ना मार्केट में।
कुछ समझे बात या नहीं? चले एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। कोका कोला की मार्केटिंग कैंपेन बहुत स्ट्रांग है और पेप्सी के मुकाबले में कोका कोला की मार्केटिंग कैंपेन बहुत स्ट्रांग। पता है आपको इस बात का? आप ऐसा देखते भी होंगे। कोका कोला कंपनी की जो है मार्केटिंग कैंपेन बहुत स्ट्रांग एज कंपेयर टू पेप्सी। कभी गौर करें आप इस बात पर। वो स्टूडियो चला दिया उन्होंने अपना स्टूडियो, वही स्टूडियो क्यों चला रहे हैं वो? ये भी उनकी मार्केटिंग का हिस्सा है। फिर सबसे बढ़कर बेटा कोका कोला ने एक कंपेन चलाई दुनिया भर के अंदर। अगर आपने कोका कोला की एडवर्टाइजमेंट देखी हो पिछले 3-4 साल के अंदर, तो वो कंपेन चलाई, उसमें वो शेर कोका कोला के नाम से कंपेन चलाई, इसमें अम्मी, अब्बू, पापा, वो नेम्स जो थे। क्या वो कंपेन सिर्फ पाकिस्तान में चली? क्या वो कंपेन सिर्फ पाकिस्तान में चली? नो, वो कंपेन दुनिया भर में चली। और दुनिया भर में इस कंपेन ने क्या कर दिया? लोगों की तरजीहात को बदल दिया भाई। आपको पता है पाकिस्तान में ज्यादातर जो आपको ये ड्रिंक्स अवेलेबल होती है, इसमें इसमें पेप्सी ज्यादा चलती है पाकिस्तान में एज कम्पेयर टू कोका कोला। कोका कोला का रुझान पाकिस्तान में कम था पहले, लेकिन क्या अभी बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा आपको? क्योंकि लोगों की तरजीहात तब्दील की गई है, बाकायदा एडवर्टाइजमेंट कंपेन इतनी स्ट्रांग बनाई गई है कि लोगों की तरजीहात क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ये कब आया, ये जो आप बता रही हैं, ये उसके बाद आया मुकाबले में या उससे पहले आया? असल आइडिया किसका था? इनोवेटिव कौन हुआ? कुछ नया करने वाला कौन हुआ? तो इसने तो कॉपी किया ना। तो वो हर कोई क्या करता है, मतलब वो इनोवेशन लाता है। तो पेप्सी जो है वो शेयर कोका कोला वाली कंपेन का मुकाबला नहीं कर सका बेटा। शेयर कोका कोला ने क्या कर दिया, कोका कोला की डिमांड को बहुत हद तक बढ़ा दिया। पाकिस्तान में डिमांड इस हद तक बढ़ी कि कोका कोला ने पाकिस्तान में 3 नए प्लांट लगाने का फैसला कर लिया। 3 नए प्लांट। सोच जरा कितनी बड़ी बात है। डिमांड इस हद तक बढ़ गई कि पाकिस्तान में 3 नए प्लांट। तो जब बेटा जब 3 नए प्लांट ऑपरेट करेंगे, वहां से आउटपुट निकलेगा, वहां से प्रोडक्शन निकलेगी, तो सप्लाई मार्केट में क्या होगी? इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? जवाब दें सब लोग। इंक्रीज हो। तो इसका मतलब ये है, जब डिमांड कंडीशंस चेंज होती हैं, तो डिमांड कंडीशंस चेंज होने के बाद सप्लाई भी चेंज होती है। हो सकता है फौरी तौर पे चेंज ना हो, बट इट विल टेक सम टाइम टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू डिमांड। लेकिन डिमांड सप्लाई को जरूर चेंज करती है। जरूरी नहीं कि फौरी तौर पे चेंज कर दे, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। लेकिन डिमांड तब्दील होने पर सप्लाई तब्दील जरूर होती है। समझें बात को? तो ये आपके सामने मैंने ये सारे क्या कर दिए, फैक्टर्स समझा दिए आपको। अब उम्मीद करता हूँ कि सारे फैक्टर्स आपके कवर हो गए होंगे, कोई इशू नहीं होगा आपको इसमें। ठीक है, आ जाते हैं टॉपिक। कौन सा टॉपिक था हमारा? शिफ्ट इन सप्लाई। ठीक है जी। शिफ्ट इन सप्लाई क्या है? शिफ्ट इन सप्लाई को समझने के लिए हम क्या बोलते हैं बेटा? ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स सच एज, हाँ भाई,
नंबर 1, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल. नंबर 2, कॉस्ट ऑफ लेबर. नंबर 3, prices of substitutes in production. याद है ना, एनर्जी सेवर और एलईडी बल्ब की एग्जांपल दी थी मैंने आपको. प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स इन प्रोडक्शन. ठीक है जी. उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल. उसके बाद टेक्नोलॉजी. उसके बाद गवर्नमेंट ड्यूटीज एंड टैक्सेस. उसके बाद सब्सिडीज. उसके बाद क्या था, वेदर कंडीशंस. ठीक है जनाब. तो हमने कहा ड्यू टू चेंज अदर फैक्टर, जितने भी फैक्टर अगर इनमें चेंज आएगा तो क्या होगा. अब आपको है द सप्लाई कर्व, the supply curve either shifts, या तो सप्लाई कर्व क्या होगा, शिफ्ट होगा. डाउनवर्ड्स टू द राइट, और upwards to the left. representing blank or blank in supply. That is blank or blank in quantity supplied
respectively without change in प्राइस। इस ब्लैंक को आपने फिल करना है, ठीक है। और इस ब्लैंक को फिल करने के लिए मैं सप्लाई कर्व बना रहा हूँ नीचे आप। एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट किया, क्वांटिटी सप्लाइड। वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट किया, प्राइस। सप्लाई कर्व 1, सप्लाई कर्व shifts downwards, and supply curve shift upwards। अब आप मुझे बताइए कौन सा शिफ्ट इंक्रीज है और कौन सा शिफ्ट डिक्रीज है। एक डाउनवर्ड शिफ्ट है जो कि व्हाइट से ग्रीन की तरफ जा रहा है, और एक अपवर्ड शिफ्ट है जो व्हाइट से रेड की तरफ जा रहा है। हम सब जानते हैं सप्लाई कर्व का स्लोप पॉजिटिव है। तो आप सब बताइए, सब बताएंगे बेटा कौन सा इंक्रीज है और कौन सा डिक्रीज है। रिस्पॉन्स करें सब लोग, और उस ब्लैंक को भी फिल कर लें इस तरीके से। सोचें सब लोग बेटा, रिस्पॉन्स करें सब लोग। सब लोग का रिस्पॉन्स चाहिए ना, सब लोग रिस्पॉन्स दें, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स। ठीक है जी, बताइए बेटा सब लोग। व्हाइट से रेड इंक्रीज और व्हाइट से ग्रीन डिक्रीज, ये मेजोरिटी लोग आंसर दे रहे हैं। अच्छा, एक आंसर आया रेड डिक्रीज है और ग्रीन इंक्रीज है। अच्छा जी, एक आंसर आ गया जो बाकी जनरल आंसर से मुख्तलिफ है। अच्छा, अब मैं बोलूंगा क्यों, जो भी बोले उसके सब उसका प्रूफ तो दें क्यों। अब बड़ी सिंपल सी बात है, जब आप अदर फैक्टर्स को समझना चाहते हैं तो आप फिर किस चीज को कांस्टेंट मानते हैं। जब आप अदर फैक्टर्स को समझना चाहते हैं तो फिर आप किस चीज को कांस्टेंट मानते हैं, प्राइस को। तो आपने प्राइस तो कांस्टेंट रखी नहीं, जरा प्राइस को भी तो कांस्टेंट रख के देखिए। अब हम क्या करते हैं, प्राइस को कांस्टेंट रखते हैं, तो इट मींस दैट
अगर ये प्राइस P है और ये क्वांटिटी सप्लाइड है QS1 के नाम से, ठीक है जी। तो अगर सप्लाई कर्व S ऑफ X से लेकर S1 ऑफ X से लेकर S2 ऑफ X पे शिफ्ट होता है, डाउनवर्ड शिफ्ट होता है, तो जरा बताइए सेम प्राइस पर क्वांटिटी सप्लाई में इजाफा हो रहा है, कमी आ रही है? जवाब दें। इजाफा हो रहा है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग प्राइस को तो रखे बगैर क्या कर रहे हैं बता रहे हैं। और जब सप्लाई कर्व जो है वाइट से रेड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो उसी प्राइस पर क्वांटिटी सप्लाई में क्या हो रहा है? क्वांटिटी सप्लाई में क्या आ रही है? कमी आ रही है। यस और नो? इसका मतलब क्या है बेटा? डाउनवर्ड सप्लाई का डाउनवर्ड शिफ्ट इंक्रीज है और सप्लाई का अपवर्ड शिफ्ट क्या है? डिक्रीज है। आप लोगों ने अपवर्ड और डाउनवर्ड से मतलब ले लिया इंक्रीज और डिक्रीज का। आपने अपवर्ड का मतलब क्या है? इंक्रीज है, और डाउनवर्ड का मतलब डिक्रीज। ऐसा नहीं है। शिफ्ट अपवर्ड शिफ्ट सप्लाई के लिए जो है वो डिक्रीज है, क्योंकि जब सप्लाई कर्व अपवर्ड शिफ्ट करेगा तो क्वांटिटी सप्लाई पे उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? क्वांटिटी सप्लाई में क्या आ रही है? कमी आ रही है। तो अपवर्ड शिफ्ट डिक्रीज है सप्लाई वाले केस में, और डाउनवर्ड शिफ्ट जो है वो क्या है? इंक्रीज है। तो अब आप ऊपर वाले ब्लैंक्स फिल कर सकते हैं। द सप्लाई कर्व आइदर शिफ्ट्स डाउनवर्ड्स टू द राइट और अपवर्ड्स टू द लेफ्ट, रिप्रेजेंटिंग। तो पहले राइट की बात हुई, तो डाउनवर्ड टू द राइट क्या है? इंक्रीज है। सप्लाई कर्व शिफ्ट डाउनवर्ड टू द राइट और अपवर्ड टू द लेफ्ट, रिप्रेजेंटिंग इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। तो जब सप्लाई कर्व क्या होगा? डाउनवर्ड शिफ्ट होगा तो इंक्रीज आएगा सप्लाई में, और जब सप्लाई कर्व अपवर्ड शिफ्ट होगा तो क्या होगा? डिक्रीज आएगा, रिप्रेजेंटिंग इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज in quantity supplied respectively without change in price। ये जुमला मुकम्मल हो गया। जवाब दें। रिस्पॉन्स करें। ठीक है। अब एक काम ये करते हैं कि अब ये स्टडी कर लें साथ साथ कि कौन सा फैक्टर किस नौयत का चेंज लेकर आएगा। ठीक है। तो स्टार्ट करें। जवाब दें। अब ये तय कर लें कौन सा फैक्टर किस नौयत का चेंज लेकर आएगा। चलिए, सबसे पहला फैक्टर, सबसे पहला सेकेंडरी फैक्टर कौन सा है? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ऐसे ही है। रिस्पॉन्स प्लीज। अब बताइए कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल का सप्लाई के साथ क्या है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है या इनवर्स रिलेशनशिप? इनवर्स रिलेशनशिप है। तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ने से सप्लायर की विलिंगनेस और एबिलिटी बढ़ेगी या कम हो जाएगी? तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ने से सप्लायर की विलिंगनेस और एबिलिटी कम हो जाएगी, तो मतलब एज अ रिजल्ट सप्लाई कर्व क्या होगा? शिफ्ट होगा अपवर्ड्स।
when cost of raw material increases, supply decreases. As a result, supply curve shifts upwards. ठीक है? और when the cost of raw material decreases, supply increases, and as a result, supply curve shifts. Supply curve shift what? Shifts what? जवाब दे, shifts what? Upwards or downwards? Downwards. तो मुकम्मल करें ना जुमला बेटा. अच्छा जी, गुड. उसके बाद कॉस्ट ऑफ लेबर, सेम केस है कॉस्ट ऑफ लेबर का भी. लेबर की कॉस्ट का भी सप्लाई के साथ क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है. लेबर की कॉस्ट का सप्लाई के साथ क्या है? इनवर्स. तो अगर लेबर कॉस्ट में क्या होगा? इजाफा होगा. सप्लाई में क्या आएगी? कमी आएगी. सप्लाई कर्व कहां शिफ्ट होगा? अपवर्ड्स. ठीक है, बिल्कुल अपवर्ड टू द लेफ्ट. और अगर कॉस्ट ऑफ लेबर में कमी वाकया होगी तो सप्लाई कर्व क्या होगा? शिफ्ट होगा डाउनवर्ड टू द राइट. जब अपवर्ड शिफ्ट होगा तो सप्लाई में कमी वाकया हो जाएगी, और जब डाउनवर्ड शिफ्ट होगा तो सप्लाई में क्या हो जाएगा बेटा? इजाफा हो जाएगा. कोई मुश्किल बात है? जवाब दें. सही है. अच्छा जी, उसके बाद नंबर थर्ड, प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स इन प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन. प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन. तो जब एलईडी लाइट्स की कीमतों में क्या होगा? इजाफा होगा. बिल्कुल. एक सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन की प्राइस का दूसरे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्शन की सप्लाई के साथ क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है. इनवर्स. सप्लाई वाले केस में इनवर्स रिलेशनशिप है, डिमांड वाले केस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है. लेकिन ख्याल है कि ये सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन है. एक सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन की प्राइस का दूसरे सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन की सप्लाई के साथ क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है. तो अगर एलईडी बल्ब की कीमतें बढ़ेंगी तो अब आप पहले से ज्यादा एलईडी बल्ब प्रोड्यूस करना चाहेंगे. तो ये तो लॉ ऑफ सप्लाई है. लेकिन एलईडी बल्ब की कीमतें बढ़ने से एनर्जी सेवर्स की सप्लाई में फर्क आएगा. क्योंकि अब आपको अगर पहले से ज्यादा एलईडी प्रोड्यूस करनी है तो अब आपको एनर्जी सेवर के रिसोर्सेज कम करके कहाँ लगाने होंगे? एलईडी बल्ब पर. तो जब आप एनर्जी सेवर के रिसोर्सेज कम करेंगे तो ऑब्वियसली एनर्जी सेवर्स की सप्लाई में क्या वाकया हो जाएगी बेटा? कमी वाकया हो जाएगी. बिल्कुल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर करेंगे. जवाब दें. ऐसा ही. ठीक है जी. तो सोन प्रोडक्ट्स तो मार्केट में बहुत सारी हैं, आप इसमें ले आए, मतलब बहुत सारी चीजों पे ले आ जाएं. बहुत सारे प्रोडक्ट पे सप्लाई करके दे सकते हैं आप. ठीक है. उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास क्या है? प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स इन प्रोडक्शन. तो अगर इसमें क्या है? एक कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्शन की प्राइस का दूसरे कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्शन की सप्लाई के साथ क्या है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है. तो अगर गोश्त की कीमतें बढ़ेंगी तो गोश्त की कीमतें बढ़ने की वजह से ज्यादा एनिमल स्लॉटर होगा. जब ज्यादा एनिमल स्लॉटर होगा तो ज्यादा मीट सप्लाई होगा. ये तो लॉ ऑफ सप्लाई हो गया ना. कीमतें बढ़ी गोश्त की और क्वांटिटी सप्लाई बढ़ी गोश्त की, ये तो लॉ ऑफ सप्लाई है. लेकिन इसका असर हाइट्स पे क्या पड़ा? हाइट्स मतलब खाल.
तो प्राइस बढ़ी मीट की, लेकिन मीट की प्राइस बढ़ने से ज्यादा एनिमल स्लॉटर हुआ, और ज्यादा एनिमल स्लॉटर होने से ना सिर्फ मीट की सप्लाई में इजाफा हुआ बल्कि साथ साथ हाइड्स की सप्लाई में भी क्या हो गया, इजाफा हो गया। तो एक कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन की प्राइस का दूसरे कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन की सप्लाई के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ये भी कॉस्ट है, कॉस्ट का इनवर्स रिलेशनशिप है। तो अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होगी तो सप्लायर्स की विलिंगनेस और एबिलिटी में क्या आएगी बेटा, कमी आएगी, और सप्लाई कर्व कहां शिफ्ट होगा, अपवर्ड्स। और अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होगी तो सप्लायर की विलिंगनेस और एबिलिटी में क्या होगा, इजाफा होगा, और सप्लाई कर्व क्या कहां शिफ्ट होगा, आउटवर्ड्स, राइटवर्ड्स, डाउनवर्ड्स टू द राइट। यस और नो? रिप्रेजेंट व्हाट, इंक्रीज इन सप्लाई। उसके बाद टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव करेगी, टेक्नोलॉजिकल एनहेंसमेंट्स होंगी, तो कम रिसोर्सेज में रहते हुए आप ज्यादा प्रोडक्शन ले रहे होंगे। ऐसा ही है ना? जब आप कम रिसोर्सेज में रहते हुए ज्यादा प्रोडक्शन ले रहे होंगे तो सप्लाई में क्या हो जाएगा बेटा, इजाफा हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने से सप्लाई में क्या होता है बेटा, इजाफा होता है। तो टेक्नोलॉजी के अवेलेबल होने से सप्लाई बढ़ती है। तो टेक्नोलॉजी के अवेलेबल होने का सप्लाई के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो गवर्नमेंट ड्यूटीज और टैक्सेस लगने से आपकी कॉस्ट भी बढ़ सकती है और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो सकती है। तो गवर्नमेंट ड्यूटीज और टैक्सेस लगने से आपकी विलिंगनेस और एबिलिटी में क्या आएगी बेटा, कमी आएगी। तो सप्लाई कर्व कहां शिफ्ट हो जाएगा, अपवर्ड्स। किस बात को शो करेगा, डिक्रीज इन सप्लाई को। और अगर गवर्नमेंट ड्यूटीज और टैक्सेस कम कर दे तो आपकी विलिंगनेस और एबिलिटी सप्लाई में क्या होगा, इजाफा हो जाएगा। सप्लाई कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, किस बात को रिप्रेजेंट करेगा, इंक्रीज इन सप्लाई को। ठीक है जी। उसके बाद सब्सिडीज, सब्सिडीज अवेलेबल होने से सप्लायर की विलिंगनेस और एबिलिटी बढ़ जाती है। तो जितनी ज्यादा सब्सिडीज अवेलेबल होंगी उतना सप्लाई कर्व क्या होगा, डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, रिप्रेजेंट करेगा इंक्रीज इन सप्लाई को। और अगर सब्सिडीज रिड्यूस कर दी जाएंगी या विड्रॉ कर दी जाएंगी तो क्या होगा, सप्लाई कर्व अपवर्ड शिफ्ट होगा, रिप्रेजेंट करेगा किसको, डिक्रीज इन सप्लाई। लेकिन सब्सिडी वाले केस में जो शिफ्ट है वो थोड़ा मुख्तलिफ है, वो स्टेट टैक्स में मौजूद है, आप देख लीजिएगा। लेकिन इन डिटेल हमें जाने की जरूरत नहीं कि वो शिफ्ट इस नौयत का क्यों है, खाली उसको डायग्रामेटिकली आपको पता होना चाहिए। वो शिफ्ट जो है वो एंगल चेंज होता है किसका, सप्लाई कर्व का, डिग्री चेंज होती है, वो बिल्कुल पैरेलल शिफ्ट नहीं होता। तो ये आप एक दफा स्टेट टैक्स से देखिएगा जनाब के सब्सिडीज वाले केस में वो शिफ्ट किस नौयत का है, थोड़ा सा मुख्तलिफ है डायग्रामेटिकली। ठीक है ना? अच्छा। और लास्ट वन इज व्हाट, वेदर कंडीशंस। तो वेदर कंडीशन अगर आपकी प्रोडक्ट के लिए क्या होंगी बेटा, फेवरेबल होंगी, तो क्या होगा, हालात आपकी प्रोडक्ट के लिए क्या होंगे, साजगार होंगे, तो क्या होगा, सप्लाई का डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, सप्लाई में इजाफा होगा। और अगर आपकी प्रोडक्ट के लिए हालात और मौसम साजगार नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, सप्लाई का अपवर्ड शिफ्ट होगा, और सप्लाई में क्या आ जाएगी बेटा, कमी हुआ क्या हो जाएगी। ये पूरी स्टोरी, पूरा सिनेरियो आपके सामने। अब आपने क्या करना है बेटा, ये बताइए। अब आपने क्या करना है, जिस तरह मैंने डिमांड वाले केस में अलग अलग लिखा था ना, इंक्रीज इन सप्लाई अलग लिखा था और डिक्रीज इन सप्लाई अलग लिखा था, इंक्रीज इन डिमांड अलग लिखा था और डिक्रीज इन डिमांड अलग लिखा था, और बताया था कौन से फैक्टर का क्या असर होगा। इस तरह आप एक तो लिखें इसको। नंबर 2, जिस तरह मैंने डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड यानी चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का डिफरेंस लिखवाया था,
इस तरह अब आपका एक टास्क क्या है कि आप सप्लाई, चेंज इन सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड के डिफरेंस क्रिएट करें। वही सप्लाई क्या है, क्वांटिटी सप्लाइड क्या है। सप्लाई में चेंज आएगा अदर फैक्टर की वजह से, क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज आएगा प्राइस की वजह से। क्वांटिटी सप्लाई की जो मूवमेंट है वो मूवमेंट अलोंग द कर्व है, एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन है। सप्लाई का जो चेंज है वो शिफ्ट इन सप्लाई है, अपवर्ड या डाउनवर्ड। जब अपवर्ड शिफ्ट होगा तो उसको डिक्रीज बोलेंगे, डाउनवर्ड को इंक्रीज बोलेंगे। सप्लाई कर्व जब एक्सटेंड अपवर्ड होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड में क्या होगा, इजाफा होगा। सप्लाई कर्व जब कॉन्ट्रैक्ट डाउनवर्ड होगा तो क्वांटिटी सप्लाई में क्या आएगी, कमी आएगी, सो ऑन। इस तरीके से आप अब सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाइड का भी डिफरेंस क्रिएट कर लीजिए। तो ये चीजें इस तरह आगे बढ़ेंगी बेटा कि आपकी पार्टिसिपेंट चाहिए होगी। अब हो जाएगा ये सारा काम कंफर्म, ठीक है। तो इसको स्टॉप करूंगा यहाँ पर मैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे अब क्या, इक्विलिब्रियम, प्राइस, हाउ प्राइस इज डिटरमाइंड, कीमतें किस तरह तय होती हैं। क्योंकि अभी तक तो हमने डिमांड को अलग से पढ़ा और सप्लाई को अलग से पढ़ा, प्रैक्टिकली अलग अलग नहीं है, दोनों साथ साथ हैं, दोनों इंटरेक्ट करते हैं आपस में, ठीक है जी। हाउ प्राइसेस आर डिटरमाइंड, तो एक फ्री मार्केट में कीमतें किस तरह तय होती हैं। फ्री मार्केट जहां पर कोई इंटरफेयर ना करे सिवाय किसके, बायर और सेलर के, ठीक है ना। तो ये हम इसको स्टॉप करेंगे इंशाल्लाह। सप्लाई का पॉपुलेशन से ताल्लुक होगा। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि डिमांड की जितनी भी कंडीशंस हैं वो सप्लाई को मुतासिर कर सकती हैं, लेकिन जरूरी है फौरी तौर पे करें। इट विल टेक लॉन्ग टर्म टाइम, मतलब लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, मतलब यानी कि फौरी तौर पे सप्लाई चेंज नहीं होती। तो जिन जिन चीजों से सप्लाई फौरी तौर पे चेंज होती है वो फैक्टर्स मैंने लिख दिए हैं, लेकिन डिमांड के सारे फैक्टर सप्लाई को चेंज कर सकते हैं, लेकिन पहले वो डिमांड को चेंज करेंगे और डिमांड चेंज होने से सप्लाई क्या होगी, चेंज होगी। तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पॉपुलेशन बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो फिर जाके क्या होगा, सप्लाई में चेंज आएगा। तो हम पॉपुलेशन को लिखते हैं बतौर डिमांड फैक्टर, और अगर वो डिमांड चेंज कर देगा तो फिर जाके क्या होगी, सप्लाई के चेंज होने की बात आएगी, ठीक है ना। ओके, तो ये गुफ्तगू हमारी यहाँ तक रुक गई बेटा, इंशाल्लाह इसको अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।